प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहां भी अच्छे हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। और पढ़िएगा भला क्यों नहीं, क्योंकि इस आपदा में भी आप लोग के लिए सुखद समाचार है। जैसा अगर हम आपको दिखाएं और बताएं कि एक मिनट बता रहे हैं। हाँ, पहला न्यूज आया 2500 दरोगा एवं 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की तैयारी, विज्ञापन दिसंबर तक। इसको मैं पहले पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए, है ना। राज्य सरकार दरोगा के 2500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी कर रही है। कितना? 2500 पद, ठीक है। सिपाही के भी करीब 10,000 पदों को भरने का खाता खींचा जा चुका है। 10,000 सिपाही और 2500 दारोगा, ठीक है, खींचा जा रहा है। वहीं कोरोना के कारण दारोगा की रुकी हुई परीक्षा को आयोजित करने के लिए स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार किया जा रहा है। और जो दारोगा में पास हो चुके हैं, जो एग्जाम हुआ था उसमें जिनका पीटी क्वालिफाई है, उनका भी एग्जाम मुझे ऐसा लगता है कि 15 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बाद कभी भी उसका डेट आ सकता है, ठीक है। तो गृह विभाग के उप सचिव ने शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया था कि राज्य में दरोगा के 4586, यहां यह बात ध्यान देना है, 4586 सिपाही के 22,655 सिपाही के, ठीक है, और चालक सिपाही के 2039 चालक सिपाही, है ना, पद रिक्त हैं। इन पदों को 2023 तक भर लिया जाएगा। अब यहां आपको बात ध्यान देना है कि 2500 बहाली आ रहा है, लेकिन अभी खाली कितना है? 4586। यानी कि 4586 में से अगर 2500 को घटा दे तो 6 में से 0 गया 0, 8 ये हो गया और ये हो गया 0 और ये माने 2086 को जो पद है ये बाद में आएगा। हम यह बात इसलिए बता रहे हैं कि जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या दिसंबर तक जिनका रिजल्ट आने का चांस नहीं के बराबर है, वो लोग जो है ना, निराश बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल नहीं निराश हुई, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो 2086 जो पद है वो आप लोगों के लिए है। मतलब इसकी बहाली 2023 तक पूरा करना है, तो पहले 2500 बहाली पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर 2086 का वैकेंसी आएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या करते हुए पीटी पास कर चुके हैं, उन सबों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी साबित होने जा रहा है। जो लोग पीटी पास कर चुके हैं उनके लिए मेंस का विषय वस्तु, उसकी रणनीति के संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो लोग अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए उन लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए कि हाँ, दरोगा की परीक्षा के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होता है, क्या सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, शारीरिक मापदंड क्या होता है, शारीरिक परीक्षण में क्या क्या लिया जाता है, इन सारी बातों का हम यहाँ पे एकदम विश्लेषणात्मक ढंग से आप लोग को हम बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बात आप जानिए कि जो दारोगा का एग्जाम होता है वो 3 चरण का होता है। कितने चरण का होता है? 3 चरण का होता है, जिसमें से पहला जो चरण होता है उसको नाम दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा। क्या नाम दिया गया है? प्रारंभिक परीक्षा। यह जो प्रारंभिक परीक्षा है यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, माने चॉइस वाला होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम, फिर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले तीनों चरण संक्षेप में जान लीजिए। तो दूसरा जो एग्जाम होगा उसका नाम होता है मुख्य परीक्षा, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा यह भी जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही, चॉइस वाला, मतलब गोला रंगने वाला एग्जाम होगा। और जो तीसरा एग्जाम होता है उसका नाम है शारीरिक परीक्षा। क्या नाम है? शारीरिक परीक्षा होता है। तो आप ये बात अब समझ गए कि 3 चरण का एग्जाम है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और तीसरा शारीरिक परीक्षा। अब एक एक करके हम लोग इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करें कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर शारीरिक परीक्षा तक क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे उसका ये होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि यह जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसा होगा?
ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब यह कि इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा और निगेटिव है 0.20। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझ। जो पहला चरण, आप सब लोग जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग फॉर्म भरिएगा, तो जो पहला एग्जाम होगा ना उसको बोला जाएगा प्रारंभिक परीक्षा। ये कैसा एग्जाम होगा? तो ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ, मतलब चॉइस वाला, बोला करने वाला होगा। इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा और 0.20 निगेटिव होगा। मतलब अगर आप 5 गलत करते हैं तो 1 सही में से काट लिया जाएगा। क्लियर है? अब यहां ध्यान देना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें कौन कौन विषय आएंगे। तो ये पूर्णतः जो है सामान्य अध्ययन है, मतलब इसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह की भूमिका भी ना के बराबर है और इंग्लिश तो कहीं है ये नहीं है। मैथ, रीजनिंग भी नहीं है और इंग्लिश कहीं नहीं है। यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुख्य परीक्षा में कुछ सवाल आपके मैथ, रीजनिंग से हो सकते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें मैथ, रीजनिंग से संबंधित कोई सवाल नहीं होगा। चलिए, यहां तक मुझे उम्मीद है कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान देना है कि अगर आप इसमें रिजल्ट कितना आएगा, तो जितना सीट होगा ना, मतलब कुल सीट का 20 गुना समझिए रिजल्ट आएगा। मतलब 5 सीट है तो 20×5 100 को रिजल्ट आएगा। मतलब यह कंपटीशन उतना टफ नहीं होने जा रहा है। सामान्य दर्जे, औसत दर्जे के विद्यार्थी का भी इसमें चयन हो जाएगा क्योंकि 20 गुना काफी मायने रखता है। अब आप समझ सकते हैं 2000 अगर सीट है तो 20 गुना 40,000 रिजल्ट आएगा। ये काफी होता है कि नहीं है? प्रारंभिक परीक्षा में इतना रिजल्ट आता है, इसलिए एकदम हौसला बुलंद रखिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा पर। अगर आप पीटी प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाइएगा तो दूसरा परीक्षा आपको देना होगा, उसका नाम क्या है? मुख्य परीक्षा। इस मुख्य परीक्षा में 2 पेपर का एग्जाम होगा। कितने पेपर का? 2 पेपर। पहला पेपर कहलाता है सामान्य हिंदी। क्या कहलाता है? सामान्य हिंदी, ठीक है। ये सामान्य हिंदी में आपको 100 प्रश्न होगा, 200 नंबर का होगा, मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 2 घंटे का होगा। क्लियर है? अब यहां एक बात महत्वपूर्ण है कि इसमें 30% नंबर लाना जरूरी है। कम से कम कितना परसेंट? 30% नंबर लाना जरूरी है। इस मार्क्स को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो मुख्य परीक्षा में हिंदी पेपर होता है ना, उसका आपके मेरिट में कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन यदि आप इसमें फेल कर जाइएगा, और फेल के लिए कितना है? 30%, मान 200 नंबर का है तो 60 नंबर से कम नंबर यदि आप आता है तो आप फेल कर जाइएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, जो दूसरा पेपर है वो बिल्कुल सामान्य अध्ययन का है। किसका है? सामान्य अध्ययन का है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। और जो है इसके बारे में कहें तो आपको 0.20 निगेटिव रहेगा, मतलब 5 गलत पर 1 सही काट लिया जाएगा और यही आपका मेन पेपर होता है। मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का विशेषता यह है कि इसमें कुछ सवाल मैथ और रीजनिंग से भी होंगे। क्लियर? हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। कुछ सवाल जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है 20 से 25 के बारे में, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे अब हम लोग चर्चा करें तो शारीरिक परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। शारीरिक परीक्षा के बारे में, तो शारीरिक परीक्षा के बारे में सबसे पहले याद जान लीजिए कि दौड़ होगा। कौन सा एग्जाम होगा? दौड़ होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, पुरुष के लिए 1 मील दौड़ना है। 1 मील का मतलब 1600 मीटर। 1 मील दौड़ना है 6.5 मिनट में। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 30 सेकेंड बढ़ा दिया। पहले 6 मिनट में ही दौड़ना पड़ता था, अब 6.5 कर दिया है, तो काफी इजी हो गया है कि नहीं। तो पुरुष 1 मील 6.5 मिनट में, वहीं जो है महिला को 1 किलोमीटर दौड़ना है कितने? 6 मिनट में।
अगर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दौड़ना है कितने देर में? 6 मिनट में। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर पास आप कर जाइएगा तो उसके बाद होगा ऊंची कूद, हाई जंप। क्या होगा? ऊंची कूद होगा। ठीक है? तो ऊंची कूद के अंतर्गत पुरुष को जो है ना, मतलब पुरुष अभ्यर्थी को 4 फीट कूदना है और महिला अभ्यर्थी को 3 फीट कूदना है। कूद के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी को कितना? 4 फीट और महिला अभ्यर्थी को कितना कूदना है? 3 फीट कूदना है। ये हो गया ऊंची कूद। अब आते हैं हम लोग लंबी कूद, लॉन्ग जंप। लंबी कूद होगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, लंबी कूद के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी को 12 फीट कूदना रहता है, लंबा 12 फीट है ना, और महिला अभ्यर्थी को जो है आपको 9 फीट कूदना रहता है। ठीक है? लंबी कूद के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी को 12 फीट और महिला अभ्यर्थी को कितना? 9 फीट कूदना रहता है। उसके बाद गोला फेंकना पड़ता है। ध्यान दीजिए, काफी टफ है, फिजिकल फिटनेस काफी जरूरी है। गोला फेंकना होगा। ठीक है? तो गोला फेंकने में भी अंतर किया गया है। पुरुष जो होंगे, पुरुष अभ्यर्थी, वह 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है कम से कम। 16 पाउंड का गोला कितना फीट? 16 फीट फेंकना है। वहीं महिला अभ्यर्थी को 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। महिला अभ्यर्थी को 12 पाउंड का गोला कितने फीट फेंकना है? 10 फीट फेंकना है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हुआ दारोगा परीक्षा के तीनों चरण के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। अब आते हैं दारोगा एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन लोग हैं। तो मतलब सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो शैक्षणिक योग्यता की बात आती है। तो जो लोग बीए अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मेरा समझ गए कि आप कहिएगा सर हाँ मैं पेयरिंग है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, परीक्षा दे दिए, नहीं भर सकते हैं। रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप फॉर्म भरने के योग्य होइएगा। ठीक है? दूसरी बात, अगर हम आयु सीमा को लेकर चर्चा करें, आयु सीमा को लेकर के, तो यहां आपको ध्यान में रखना होगा। ये आयु सीमा की बात अगर करें तो न्यूनतम और अधिकतम, यही ना तो होगा। बहुत से लोग अभी 20 साल के हैं तो उनको कंफ्यूजन होगा सर हम भर सकते हैं कि नहीं। तो जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनका न्यूनतम 20 साल आयु होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है? जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी का आयु न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 37 साल होना चाहिए। उसके बाद आती है जनरल कैटेगरी की फीमेल। तो फीमेल जो है मतलब महिला अभ्यर्थी, उनका न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। यहाँ 3 वर्ष का आपको महिलाओं को, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को छूट दिया गया है। ठीक है? उसके बाद आते हैं ओबीसी और ईबीसी। ठीक है? ओबीसी और ईबीसी तो ध्यान दीजिएगा, ओबीसी ईबीसी मेल प्लस फीमेल दोनों कोई भी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। क्लियर है? आप यदि ओबीसी या ईबीसी से संबंधित पुरुष हैं तो भी न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। अब महिला है कोई तो उनके लिए भी 20 और 40 वर्ष रखा गया है। वहीं अगर हम एससी एसटी का बात करें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए एक रखा गया है, न्यूनतम 20 और अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। तो बहुत से लोग एज को लेकर हमसे सवाल पूछते रहते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उन लोगों को ये जवाब मिल गया होगा न्यूनतम अधिकतम आयु कितना होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी के मेल है तो 20-37 बस उनके लिए है, लेकिन फीमेल जनरल कैटेगरी की फीमेल जो है ना, महिला है, उसके लिए 20 और 40 अधिकतम में बढ़ गया है। ओबीसी ईबीसी मेल हो या फीमेल 20-40 है, एससी एसटी 20-40 है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ये चीज देख लिए आयु के बारे में। ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा शारीरिक मापदंड को लेकर के। ठीक है?
शारीरिक मापदंड, है ना। ये भी काफी आप लोग के लिए ये विषय रहता है कि सर मेरा हाइट कितना है, वो वेट कितना है, चेस्ट कितना है, क्या मैं योग्य हूं नहीं हूं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शारीरिक मापदंड में अगर सबसे पहले हम बात करें तो हाइट का बात करते हैं, ठीक है ना, लंबाई का, कि लंबाई कितना होना चाहिए। तो पुरुष और महिला दोनों लोग ध्यान से सुनेंगे, जनरल वर्ग, सामान्य वर्ग प्लस ओबीसी प्लस ईबीसी, ये सब मेल पुरुष लोग के लिए हाइट चाहिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। क्लियर? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो या ओबीसी ईबीसी के मेल अभ्यर्थी, जनरल के भी मेल, उनका हाइट कितना चाहिए? 165 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं अगर महिला का बात करें, जनरल, ओबीसी या ईबीसी, ये तीनों वर्ग की महिला मतलब फीमेल कैंडिडेट, उनको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जनरल कैटेगरी की ओबीसी ईबीसी के लिए हाइट कितना चाहिए? 160 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा महिला अभ्यर्थी के लिए वजन का भी रखा गया, न्यूनतम 48 किलो का वो होना चाहिए। पुरुष के लिए वजन की कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन महिला अभ्यर्थी के लिए वजन का चर्चा है, 48 किलोग्राम की न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एससी एसटी वर्ग के लोगों का हाइट। तो जो एससी एसटी वर्ग के पुरुष मेल अलग हैं, तो उनके लिए हाइट का जो निर्धारण किया गया है वो है 160 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी का ऊंचाई कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। वहीं यदि एससी एसटी वर्ग की अगर महिला है, फीमेल है, तो उनके लिए हाइट कुछ कम है और वो है 155 सेंटीमीटर, और इनके लिए भी वेट जरूरी है 48 किलोग्राम, ठीक है। तो शारीरिक मापदंड के अंतर्गत हम लोग लंबाई पे चर्चा किए। अब यहां ध्यान देना है सीना, चेस्ट को लेकर के। तो चेस्ट के बारे में सबसे पहले भ्रम दूर कर लीजिए, यह केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए जरूरी होता है। तो पुरुषों के लिए चेस्ट कितना है? तो अगर सीने का मापदंड अगर हम लोग देखें तो पुरुष के लिए होता है केवल तो जनरल वर्ग यानी सामान्य वर्ग प्लस ओबीसी प्लस ईबीसी, ये तीन वर्ग के लिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। न्यूनतम आपका चेस्ट जितना है बिना फुलाए, उसमें आपको प्लस 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। मतलब कोई कहते सर मेरा 84 है, तो प्लस 5 89 फुला कर होना चाहिए। 81 से अगर कम बिना फुलाए है तो दिक्कत है आपको। तो चेस्ट जो होना चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए। फुलाकर कितना? तो आपका जितना चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। यह कंडीशन है आपको जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए। वहीं एससी एसटी के लिए थोड़ा छूट है, इसमें 79 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और इनको भी फुलाकर 5 सेंटीमीटर और बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग लगभग जो है सभी तरह के दारोगा से संबंधित सभी पहलुओं पर हम लोग विचार कर लिए हैं, ठीक है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को आपको दरोगा के परीक्षा पद्धति, शारीरिक जांच परीक्षण, इस सब के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ये जो हम बताए हैं ये पिछले बार जो दरोगा का बहाली आया था, जिसका एक प्रारंभिक परीक्षा हो भी चुका है, मुख्य परीक्षा होना बाकी है, जिसको कि गृह विभाग जो है कह रहा है कि हम लोग जल्द ही उसका एग्जाम लेंगे। एक्चुअल आज के समय में जितने स्कूल कॉलेज हैं सबको क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। वो जैसे ही मुक्त हो जा रहा है तो उम्मीद है कि 15 जुलाई के बाद आप लोग का मुख्य परीक्षा कभी भी हो जाएगा। हम फिर आप लोग को याद दिला दें, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा, एक हिंदी का होगा और एक सामान्य अध्ययन का होगा। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का मतलब 30% नंबर लाना जरूरी होगा, जबकि सामान्य अध्ययन आपको में बहुत अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और जो लोग जीरो से तैयारी कर रहे हैं वो सारे वीडियो की बातों को खूब ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं इस पर एक वीडियो और आप लोग को देंगे। वो वीडियो होगा कि तैयारी कैसे करें। ये तो हो गया पूरा भूमिका, है कि नहीं है। तो अगर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, अगर आप लोग की इच्छा है कि दारोगा की तैयारी कैसे करें उसको लेकर एक वीडियो सर बनाइए, तो हम बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।